है थोड़ा। एक मिनट वो थोड़ा पर्सनल वाला बात बाद में कर लेते हैं। देखिए अभी ऐसा सजेशन है और मुझे भी वो ठीक लग रहा है। मैं तो ये चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ, वो सब ठीक है, एक साइड में है, करेंगे। बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ये कोर्स या जो भी हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, एग्जाम में कैसा क्या करना है, बैठना है, कितना लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसी से बेसिक क्रक्स तो वही है ना। पढ़ेंगे, बुक्स लेंगे, बातें करेंगे, लेक्चर देखेंगे, वो बात की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी आज के दिन में कोई रेफरेंस बुक करके एग्जाम रिलेटेड एक ही है, इसको छोड़ के तो और कोई बुक नहीं है बीडीसी, मैं तो नहीं जानता। तो इसमें जो लिखा है चैप्टर, ये चैप्टर ही हम लोग कवर करेंगे, उसका रिलेवेंस इसमें देखेंगे और जो कुछ जितना उसमें एडिशनल पॉइंट्स है वो बोलेंगे आप नोट कर लो, ताकि वही उसी से काम हो सकता है। सावन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, फोन करना बाकी नहीं बाहर है दादर में भी आगे से भी काफी यही से है ना, ये जो हमारे पास तो शांति से खुला करेगा अलग से उसके लिए कोर्स ही अलग है, ये सब कोर्स और एग्जाम रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड ये रेफरेंस लेके जैसे कि और एडिशनल पॉइंट जो है तो मैं तो 3 महीने में होगा नहीं तो हाँ तो अभी और पेपर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड है ना, हमको जरा एग्जाम मार्क लेना है बराबर, तो उसके हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ। ये वो तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब डीप नहीं आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो अलग है। देखिए अभी उसके हिसाब से सबके पास ये होगा, हाँ है तो उसमें चैप्टर 10 देखिए, जहाँ तक हम लोग एक्चुअली इस बुक के हिसाब से लास्ट ईयर के बुक के हिसाब से जो पढ़ा था उसमें हम लोग वहाँ तक पहुँचे, सेक्शन 80 ऑडिट वहाँ तक पहुँचे, तो वहीं से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 10.1 पेज नंबर। ये क्या जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है ना उतना ही है बुक के अंदर, तो उतना ही करना, एडिशनल बात करेंगे। तो ये चैप्टर के अंदर दिस इज रिलेटेड टू ऑडिट, ओनली रिलेटेड टू ऑडिट। अभी आप इसमें देखोगे एमसीएस एक्ट में देखोगे, इसमें ऑडिट और बाकी के जो इंक्वायरी वगैरह सब कुछ मिला के इट स्टार्ट्स फ्रॉम 81 एंड एंड्स एट 90, 10 सेक्शन है इसके अंदर। एमसीएस एक्ट के अंदर 10 सेक्शन, बट इधर इन लोग स्प्लिट किया है एक दो करके। तो फर्स्ट इन्होंने ऑडिट के बारे में बताया। सेक्शन 81 1A states that registrar shall manage audit of every corporate at least once in a corporate area for the corporate societies divided into 2 groups। मतलब इससे क्या समझ में आता है, ऑडिट cooperative audit has to be conducted once in a year, and कहाँ पे कौन से ग्रुप्स, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स के लिए ऑडिट तय करके इसको 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है।
सबसे पहला गवर्नमेंट का अगर इन्वॉल्वमेंट कोई भी ऑपरेटिव के अंदर है, दोस ऑल फॉल अंडर दी गवर्नमेंट एडेड। जो हमने पढ़ा था डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा था, उसमें गवर्नमेंट एडेड भी था। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज व्हिच हैव बीन सैंक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट से इनको जो भी पैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी मिलता है उसका ऑडिट सबसे टॉप प्रायोरिटी है इनका, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर कुछ गलत गवर्नमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इसके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में दोस विल गो। गवर्नमेंट जहाँ पे गारंटर है, किसी ने पैसा दिया है बट उस पैसे का गारंटर है जहाँ पे गवर्नमेंट, दैट इज द सेकंड प्रायोरिटी। तो wherever government is standing guarantee, those societies are the second. There are two groups, group 1 and group 2. उसमें से फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट इज गवर्नमेंट डायरेक्टली एडेड, सेकंड इज गवर्नमेंट जहाँ पे गारंटर करके खड़ा है वहाँ पे। गारंटर का मतलब क्या है? कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उसके सामने कोई उसके इसको आपने जो पैसा दिया है ये पैसा ये वापस आपको करेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। अगर वो वापस नहीं करेगा तो शायद मुझे देना पड़ेगा, वो भी मुझे मालूम है, उसको गारंटर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सोसाइटीज देयर इज गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग गारंटी, जवाबदार मानुष, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई अंडरटेकिंग लिया है। बहुत सारे सोसाइटीज है, जैसा आपने देखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ऐसा करके बहुत सारे कंपनीज आपने देखा होगा, जो है एक्चुअली प्राइवेट जैसी फंक्शनल है, बट कहीं ना कहीं उसका गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उसके ऊपर डायरेक्ट रूल्स रेगुलेशंस या डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। दो सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग के टाइप ऑफ कंपनीज, जैसा कंपनी में है वैसा सोसाइटी में भी देयर आर सम सोसाइटीज व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कम अंडर द अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेक करता है कि इसमें कुछ अगर गलत होगा तो मैं भी इसमें रिस्पांसिबल हूँ। तो दो सोसाइटीज है, थर्ड नंबर। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव फेडरेशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें आपके जितने भी स्टेट लेवल के हैं जो फेडरेशन जो होते हैं, जैसा अभी मुंबई में मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, या एग्रीकल्चरल का हर एक का डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फेडरेशन है, स्टेट लेवल के फेडरेशन है, दोस आर द नेक्स्ट। यहाँ पे ऑडिट का गवर्नमेंट का ये है कि ये इन लोगों का कंपल्सरीली होना चाहिए, ऑडिट होना ही चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से। देन कम द बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 5th नंबर पे आया, 4th या 5th नंबर पे आया, उतना ऊपर नहीं है। उतना ऊपर क्यों नहीं है? बैंक मेरे सबसे पहला होना चाहिए, बट बैंक क्यों नीचे है? ऊपर क्यों नहीं है? Pardon? They are already regulated by some other act, जहाँ पे ऑलरेडी RBI और दूसरे लोग देखभाल कर रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का उसमें रोल लिमिटेड है, ओनली लिमिटेड टू MCS एक्ट का जो रूल्स रेगुलेशन है उतना ही है। बाकी बैंकिंग एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन RBI एक्ट, उसके हिसाब से इसके लिए उतना टॉप पे नहीं है। शुगर फैक्ट्रीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। ये इसमें से हमको समझना क्या है, तो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर ये इज टू ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप में ये सब आता है, सेकंड ग्रुप में अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अदर देन दोस इंक्लूडेड इन ग्रुप 1, द ऑडिट ऑफ दिस सोसाइटीज कैन बी कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड ऑडिटर ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर। फर्क इसमें इतना ही है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। जो फर्स्ट ग्रुप में है दोस आर टू बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, they have to be conducted, audit has to be conducted by the government auditors of the cooperative department, and उसमें जो नहीं है उसमें शायद अपना cooperative housing societies आएगा या फिर और भी छोटे तरीके के जो credit societies है वो आ सकता है। तो all these things जो वन में नहीं है, for those audit can be conducted even by panel auditors who are there in the government panel, जो रजिस्ट्रार के पैनल में है, those people can conduct the audit। फर्क उतना ही है, वहाँ पे कौन करेगा? वहाँ पे ऐसा कोई पैनल नहीं है, इट हैज टू बी कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑडिटर। उनका स्पेशल ऑडिटर्स इस वाले कैटेगरी के लिए अपॉइंट किया गया है, वो इंटरनल जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स वही डायरेक्टली करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का आदमी करके होने का जरूरत नहीं है, इट कैन बी ए थर्ड पार्टी आल्सो। और हु आर दिस थर्ड पार्टीज? इट कैन बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट कैन बी ए GDCA, इट कैन बी ए ICWA। तो ये लोग सब कर सकता है, इन लोगों को सब आपको
दिया हुआ है कि आप लोग भी ऑडिट कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज, 2-3 पॉइंट्स क्या है, बुलेट पॉइंट्स क्या है। ऑडिट हैज टू बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। ऑडिट का जो पीरियड है वो भी अब नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर का ही पीरियड है, अप्रैल टू मार्च का ही पीरियड है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज 2 categories are there. One contains all important categories wherein government is directly or indirectly involved and which may have a larger kind of implication on the society as a whole. Those fall under the first category and all other societies fall under the second category. Auditor has to do, government auditor has to conduct the audit in case of the first category. Panel auditor can do audit in the case of the second category. इतना भी ऑडिट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, इफ यू राइट दिस आल्सो 7 मार्क्स मिलेगा। इसको भी थोड़ा एलाबोरेट करोगे 5 पॉइंट को, आधा पेज का लिख के 3.5 पेज तक बनाओगे तो भी आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं। ऑडिट फीस इज गवर्नमेंट ड्यू, also the society is audited by the government, have to credit the whole audit fees into the government treasury. अभी डायरेक्ट ऑडिट ग्रुप 1 का है, that audit fees is to be paid directly to the government. And second audit fees जो है, that is to be paid to the panel auditor who conducts the audit in your society. Scope क्या है अभी इसका, which is given in rule 69. कभी भी कोई प्रिस्क्रिप्शन रहता है या कभी कोई आपका कौन सा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है या प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रहता है, those are all given in the rules. तो ये this is given in rule 69. Audit in general means audit of account receipts, payments, proper accounting. देखिए ऑडिट और अकाउंट्स में फर्क है। जनरली क्या है कि लोग ऑडिट और अकाउंट्स दोनों सिमिलर है या सेम है ऐसे भी सोचते हैं बहुत सारे लोग, वो अलग है। अकाउंट्स मतलब आपका जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाते हैं ऑडिट, जो उसके बाद वाला जो फाइनेंशियल ऑडिट रहता है उसका वो अलग है। एंड ये जो ऑडिट है, दिस इज जो तरीके से ये सब किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसीप्ट पेमेंट का बराबर से मेंटेन किया हुआ है क्या, पेपर्स आपके सही है क्या, आपके रजिस्टर्स मेंटेन हुए हैं क्या, मेंबरशिप रजिस्टर सही है क्या, आपके डे टू डे मिनट्स का बुक जो आपने मेंटेन किया है क्या सही तरीके से, आपने ऑडिट का टाइम के हिसाब से जनरल बॉडी लिया है क्या। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द ऑडिट। अकाउंट्स अलग है, अकाउंट्स में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगा, रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, वो सारा डिफरेंट। इसमें ऑडिट मतलब सही तरीके से अगर सब कुछ जो आपको साल में पूरे साल में करना है डे टू डे फंक्शंस, वो आप लोगों ने सही तरीके से किया है क्या, वो चेक करता है। ऑडिट उसके अंदर नहीं जाएगा डिटेल में, ऑडिट ऊपर का चीज चेक करेगा। डिटेल में जाने वाला चीज है वो अकाउंट्स है, फाइनेंस के हिसाब से आप देखोगे तो। एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका फर्स्ट ये है, क्या बोलते हैं फर्स्ट कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट पेपर सोसाइटी मैनेजमेंट। सोसाइटी मैनेजमेंट का जो एक्चुअल तरीका है कैसा मैनेज करना है, कि कौन से हिसाब से मेंबरशिप देना है किसको, रिकवरी कैसा करना है, बिल कैसे रेस करने हैं, मिनट्स का कितने दिन का नोटिस देना है, वो जो एस्पेक्ट्स है दैट विल कम अंडर मैनेजमेंट। बट वो एस्पेक्ट सही तरीके से किया है कि नहीं करने के लिए ऑडिट। तो दिस इज द डिफरेंस। फाइनेंस बराबर से किया है क्या, मैनेजमेंट सही से किया है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन सही से किया है क्या, इसको चेक करने के लिए जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं नॉर्मल ऑडिट ही वो नहीं, वो वाला देखिए वापस हम लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑडिट हम लोग बोलते हैं तो फाइनेंशियल ऑडिट एक अलग चीज है। फाइनेंस वाला जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आके आपका भी वो करेगा, वो भी देखिए जीडीसीए को भी वो दिया हुआ है कि आप भी अकाउंट्स और ये बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वगैरह बना के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, दैट इज सेपरेट थिंग। बट ये जो पर्टिकुलर ऑडिट करके बोला है, दिस ऑडिट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, दिस इज रिलेटेड टू वेदर यू आर डूइंग योर, देखिए नीचे आ रहा है देखो ना, नहीं दिस इज एनुअल ऑडिट ओनली। बट वो वाला जो अकाउंट्स का ऑडिट है ना, वो इसमें फर्क है। अभी नीचे आएंगे ना पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कवर्ड अंडर दिस ऑडिट, whether the management of the society is as per the provisions of the law, he is not going into वो नहीं देखेगा कि आपने 0.25% के हिसाब से सिंकिंग फंड लिया है क्या, वो उसका काम है। बट ये बोले सिंकिंग फंड तुमने लिया है क्या सही तरीके, वो देखेगा ऑडिट। अभी कौन से तरीके से लिया है वो तो वो वाला देखेगा ना, फाइनेंस वाला देखेगा कि 0.25 से आपने इतने लोगों से लिया है साल में,
कितना सिंकिंग फंड आया है, तो कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा, उसमें कहाँ खर्चा किया है, फिर ओपनिंग बैलेंस क्या, क्लोजिंग बैलेंस क्या, जल्दी से सेपरेट किया। बट ये ऑडिटर वो नहीं करेंगे, ये देखिएगा कि आपने सिंकिंग फंड लेना चाहिए था, सिंकिंग फंड के पैराग्राफ या जो कॉलम है उसके अंदर सिंकिंग फंड हर एक का ले आएगा, और उसके बाद सिंकिंग फंड का रजिस्टर जो बनाया हुआ है वो सही तरीके से मेंटेन्ड है, उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं है, स्कोप उतना ही है। Whether the society has taken annual general body meeting, ये देखिएगा नहीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ है वो अलग बात है, ये देखिएगा सिर्फ 30 सितंबर के पहले 14 डेज का नोटिस देके आपका एनुअल मीटिंग हुआ है और वो बुक के अंदर आपने लिखा है कि मिनट्स फाइनल हुआ है, दैट इज ऑडिट, दिस इज सेपरेट ऑडिट। Whether the society has maintained books of accounts, he will not go into the books of accounts, क्या लिखा है टेक्निकल, he will see whether the books of accounts are maintained, whether the books of accounts are written correctly, correctly लिखा है कि देखिए करेक्टनेस पे नहीं जाएगा, देखिए there is a difference between correctly मतलब कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको कौन से चीजें रहने चाहिए, वो सब चीजें हेडिंग से क्या वो देखिएगा, बट हेडिंग के अंदर कैलकुलेशन होना चाहिए, टैक्स पर्पसेस के लिए क्या कैलकुलेट होना चाहिए, कितने में क्या टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, वो इसका काम नहीं है, दैट इज वो दूसरा वाला फाइनेंस वाला जो आएगा वो करेगा। Whether the cash balance as prescribed is tallied, कैश बैलेंस आपका है जो 2500 या 5000 रखना है, 5000 रुपीस है क्या आपके हाथ में, लिखा है क्या लास्ट में 5000 लिखा है क्या, हाँ 5000 है बराबर है, ऑडिट हो गया, बट वो 5000 कैसा है पूरा साल का वो देखेगा कि मेरे पास 1 जनवरी को 3000 था, 8 जनवरी को 4000 आया, वो इसका काम नहीं है, वो दूसरा ऑडिटर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ डिफरेंस? का फर्क पहले समझ नहीं चुके हैं, बहुत कंफ्यूजन है नहीं जाता है, ये ओवरऑल ऑडिट है। वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन के अंदर नहीं जाएगा कि उसने कैसा डेप्रिशिएट किया, वो सिर्फ देखेगा एसेट्स ने वैल्यूएशन किया क्या और उसका बुक्स में एंट्री है क्या, आज के दिन में क्या है, हाँ इसमें हम आर्टिक ये बुक मेंटेन है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू देखेगा, हाँ कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, हाँ लास्ट ईयर इतना था वैल्यू, आज के दिन में वैल्यू डेप्रिशिएट होकर इतना है, कंपेयर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ईयर 2 लाख था अभी 3 लाख हो गया, वो कर सकता ऑडिट, बोले कैसा हुआ आपका 2 लाख से 3 लाख कैसा हुआ, 2 लाख से 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन दूसरे इसमें हो सकता है, बट एक अगर आपका कोई एसेट है वो तो डेप्रिशिएट ही होगा ना, उसका हार्डली गोल्ड तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है कि एप्रिशिएट हो रहा है आपका, न्यू एसेट अलग बात है, पर्टिकुलर एक एसेट जो आपके पास ऑलरेडी है ऐड हुआ तो अलग बात, बट एक ही एसेट है मेंटेन कर, फॉर एग्जांपल लिफ्ट है, लास्ट ईयर आपने लिफ्ट इंस्टॉल किया 50 लाख का लिफ्ट लिया, बट वो लेने के बाद ये साल में 53 लाख का उसका वैल्यू नहीं हो सकता, तो जो भी 10% डेप्रिशिएट करके जो भी आएगा वैल्यू कम ही होगी, अगर दूसरा लिफ्ट लिया रहेगा तो अलग बात, सेकंड लिफ्ट ऐड हो जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट वो ये उसके अंदर नहीं जाएगा, मेरा बोलने का मतलब ये है ये सब चीजें वो देखेगा, ये नहीं देखेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट से जो पैसे आए हैं प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है मतलब प्रॉपर तरीका वो देखेगा, हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखेगा। अगर 10 लाख रुपया आपका आया है तो 10 लाख रुपया आपने यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कहाँ बताया, वहाँ पे एक रजिस्टर होगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्री के अंदर लिखा होगा कि गवर्नमेंट के पैसे आए हुए खर्चा कहाँ हो, तो जो इनकमिंग पैसा है 10 लाख और आज का दिन क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख रुपये, तो ठीक है 2 लाख रुपया किधर खर्चा होगा, हाँ तो कैसे खर्चा होगा वो देखिए। These common things will have to be verified and report about verification given in the audit memo. If the society is advancing credit to members, the auditor will have to verify the following. अगर लोन वाला है मैटर, then whether there is a provision in the objects of the society for lending money. कि हर सोसाइटी को ऑब्जेक्ट्स में लोन देने का जो है तरीका वो लिखा नहीं हुआ हो, कोई सोसाइटीज में ऑब्जेक्ट्स जैसे आपने शुरू में भी पढ़ा था, हर सोसाइटी इज ड्रिवन बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, अगर ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज नहीं लिखा हुआ है उस चीज को आप नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ होगा तो ही आप उस चीज को कर सकते हो, तो जो डायरेक्टली गो टू द ऑब्जेक्ट्स, अगर लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकता है कोई, अगर नहीं दे सकता है फिर भी उसने दिया है तो दैट इज द ऑडिटर्स वर्क टू सी टू इट दैट आपको लोन दे ही नहीं सकते तो आपने दिया कैसा, उसको नहीं मालूम। वो जो फाइनेंशियल ऑडिटर है वो खाली लोन अगर दिया है तो प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, रिकवरी कितना है वो देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि फाइनेंशियल तुमको असिस्टेंस से तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स में था क्या, वो ये देखेगा। सिमिलरली
रूल्स और फ्रेम को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके लोन होंगे, ये प्रोसीजर है लोन। व्हेन लोन वेदर रिकवरी ऑफ लोन इज डन प्रॉपर्ली, लास्ट ईयर में इतना था आउटस्टैंडिंग, बुक में दिखा रहा है, ये साल में कम हुआ है नहीं हुआ है, सेम है, वेदर लोन एप्लीकेशन रजिस्टर ये सब सही तरीके से मेंटेन हुआ है क्या, आपने एक हर चीज का एक रजिस्टर्स, हर चीज का एक बुक, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सोसाइटी में, वो रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन हुआ है। ऑडिटर के पास अलग अलग कैटेगराइजेशन के बेसिस पे अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स वो देखेंगे, ये लोन के सामने 6 फॉर्म है, ये 6 फॉर्म के सामने क्या क्या रजिस्टर मुझे देखना है, वेरीफाई करना है, वो रजिस्टर्स है क्या और रजिस्टर के अंदर एंट्री है, इतना देख के वो टिक करके क्लोज कर दो। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सोसाइटी है तो अटेंडेंस का बुक है क्या, आपका लेबर चार्जेस का बुक है क्या मेंटेन, फिर आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है क्या, दिस ऑल थिंग्स विल बी वेरीफाइड। बैंक का अगर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ऑडिट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आरबीआई का है क्या, देन रिटर्न्स जो सबमिट किया पीरियडिकली आप आरबीआई को रिटर्न्स आप हर टाइम सबमिट करते हो क्या, इंश्योरेंस ऑफ कैश का इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या, वेदर परमिशन लिया है क्या, अगर कोई ब्रांच ओपन करना है तो आरबीआई का परमिशन के साथ में ब्रांच ओपन किया है क्या, बिकॉज विदाउट आरबीआई परमिशन यू कैन नॉट ओपन ब्रांच। गोल्ड लोन्स दिया है तो उसका सही तरीके से रखा है क्या, उसका रिकॉर्ड मेंटेन है क्या, वेदर प्रॉपर स्क्रूटनी इज टेकन, कैशियर स्टाफ क्या क्या है, ऑल दिस थिंग्स ओवरऑल बैंकिंग एक्टिविटी के ऊपर सब रजिस्टर्स और सब कुछ रिकॉर्ड है क्या, दैट विल बी टेकन केयर बाय द ऑडिट, वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। If the auditor feels that some detailed inquiry or investigation beyond audit is essential, where there is some misappropriation, mismanagement, etc., he should suggest statutory inquiry. इसका मतलब क्या है? What does this mean? आप पैराग्राफ कौन से पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ? पेज नंबर 10.4 का सेकंड पैराग्राफ। If the auditor feels that some detailed inquiry or investigation is required due to any mismanagement, any kind of misappropriation, etc., he should suggest that there has to be a statutory inquiry under section 83. तो मतलब क्या, what does that mean? There are two things which इससे हमको दो चीज समझ में आता है। क्या समझ में आता है? हाँ? You can suggest it, but इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी करने का अथॉरिटी ऑडिटर के पास नहीं है। ऑडिटर हैज टू जस्ट ऑडिट। अगर उनको लगता है कि कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको रिपोर्ट ही करना है। He cannot do the inquiry. There will be an inquiry officer who will be appointed under 83 and he will do the inquiry. दो चीजें हैं, ऑडिटर का काम सिर्फ ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है और सजेस्ट कर सकता है। केस इफ ही फील्स कि कुछ मिसमैनेजमेंट है तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, ही कैन रेकमेंड, बोल सकता है रजिस्ट्रार को कि इधर यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है सोसाइटी में सही नहीं है, यू प्लीज लुक इनटू इट। एंड इफ द रजिस्ट्रार फील्स, रजिस्ट्रार में हम लोग ने 83 अगर पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि 83 में विदाउट कंप्लेंट सो मोटो आल्सो इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड। सो मोटो कैसा इंक्वायरी इनिशिएट होता है? Probably by the audit report or probably somebody else reporting to the auditor. Complaint अगर कोई member करता है, that is through a complaint. Inquiry is initiated through a complaint. So moto can, this may be one of the reason where so moto inquiry is initiated to the auditor. कि वो देखेगा audit report, not the auditor, to the registrar. तो क्या करेंगे? हमारा audit reports upload होता है registrar के portal में. जब भी registrar को दिखेगा कोई audit report में कोई proper नहीं है, कोई वहाँ पे ऑडिट रिमार्क्स दिया हो सही नहीं है और उसके हिसाब से मिसमैनेजमेंट और मुझे ऑडिटर का रिपोर्ट भी आया हो कि अब सही नहीं है, आप देखो इसका, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन अपॉइंट अंडर सेक्शन 83 यू कैन टेक एक्शन। इफ इट इज रिटन इन द मेमो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 ऑफ एनसीएस एक्ट, रजिस्ट्रार और अ पर्सन एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार entrusted with the audit of cooperative societies is deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the IPC. So he should do the things in good faith. Section 5 of the Prevention of Corruption Act would therefore also apply to the auditor
being a public servant. So the auditor should be a very honest to the department as well as to the members of the society. तो रजिस्ट्रार जो है ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली ऑडिटर जो है उसको भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही माना जाता है। रजिस्ट्रार तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, जो ऑडिटर अपॉइंटेड ऑडिटर है ही इज आल्सो डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी आप जब भी आपको सोसाइटी का ऑडिट करने का मौका मिलता है और आपको ऑडिटर करके अपॉइंट किया जाता है तो आप समझ सकते हो कि आप भी पब्लिक सर्वेंट हो। तो आप ऐसा आईडी कार्ड वगैरह रहेगा तो ऐसा दिला सकते हो, ब्रेन का टिकट दिया जाएगा तो डबल पैसा लेगा आपसे। तो इट इज ऑनेस्टली बेसिकली क्या बोलता है कि ऑडिटर हु हैज टू बी अपॉइंटेड हु इज अपॉइंटेड हैज टू बी ऑनेस्ट पर्सन एंड डू हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्फिडेंस। तो कोई ऐसा किसी से बोलने में और होने में फर्क है, बट जो लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ नहीं लिखा हो तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो लास्ट में ऑडिट में ये सब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है, कौन कौन करेगा, कभी कभी ऑडिट किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है ऑडिट में, इंक्वायरी कब होता है। एट द एंड आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ऑडिटर हैज टू बी अ पर्सन विद गुड मोरालिटी, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद में जो मेमो दिया जाता है उसका कंटेंट्स के बारे में बताया। Auditor's duty does not end with the verification of the accounts book, but it is his responsibility to communicate to the members of the society his honest opinion about the management and accounts of the society. Audit report जो बनता है, अभी भी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये audit rectification report जो हम लोग लिखते हैं फॉर्म O, that is related to audit report, that is not related to your accounts। वो वाला ऑडिट का नहीं, हम लोग वो भी याद रखिए। जो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है दैट इज ओनली लिमिटेड टू द ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट में आपने जो दिया उसमें अगर कोई करेक्शन है, डेफिशिएंसी है और उसको आपको रेक्टिफाई करना है तो उसमें कोई ऑडिट रिमार्क्स है, उस ऑडिट रिमार्क को रेक्टिफाई करने के लिए ऑडिट रेक्टिफिकेशन। तो हियर अगेन द ऑडिटर व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू इन्फॉर्म टू द सोसाइटी ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन और ऑनेस्ट फीडबैक और ऑनेस्ट रिमार्क्स दैट whatever I have gone through the audit of your company, whatever audit I have done, thorough audit which I have done, these are the, we may call it as क्या बोलें, deficiency। ये सब deficiency है आपका, इसको रिमार्क से आता है। बेसिकली ऑडिट रिमार्क ही बोलता है, ऑडिट को हर समय रिमार्क ही बोलता है। ऑडिट रिमार्क में दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, वेयर यू आर फॉलिंग डेफिशिएंट, क्या क्या आपके कमियां हैं। दो तरीके का हो सकता है, एक या तो आपका मैनेजमेंट के हिसाब से आपका जो भी रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हो उसके हिसाब से एक हो सकता है कि आपका कमियां है। दूसरा है कि उसने कुछ, जैसा अभी इसके पहले 83 में हमने देखा था इंक्वायरी का, वो ये भी हो सकता है कि दूसरा तरीके से ही हैज फाउंड सम मिसअप्रोप्रिएशन, मिसमैनेजमेंट। एक होता है कि यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली, द अदर वन इज यू आर पर्पसली डूइंग इट इम्प्रॉपर्ली। तो टू टाइप्स कैन बी डन। तो ऑडिटर हैज टू लुक इनटू बोथ द एस्पेक्ट्स, एक तो सही तरीके से करो और दूसरा गलत तरीके में मत जाओ। अगर गलत आप जाओगे देन आई कैन रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार एंड 83 इंक्वायरी कैन बी रजिस्टर्ड। ऑडिट मेमो में क्या क्या होता है, नेक्स्ट आउटलाइन ऑफ ऑडिट मेमो, कलेक्ट द डाटा एज रिक्वायर्ड व्हाइल चेकिंग द बुक्स। हर एक ऑडिट बुक, हर एक ऑडिट रजिस्टर जो आपको चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू हैव अ डेटा ऑफ व्हाट ऑल एंट्रीज यू आर गोइंग टू वेरीफाई इन दैट पर्टिकुलर बुक। सब्जेक्ट वाइज आप उसको लीजिए, हर सब्जेक्ट, क्योंकि ऑडिटर इज गोइंग टू डू द एंटायर ऑडिट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। वो उसको पर्टिकुलर अकाउंट्स के बारे में भी देखना है, मैनेजमेंट के बारे में भी देखना है, उसको बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देखना है, बुक्स के बारे में भी देखना है, कलेक्शंस के बारे में भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो चैप्टर वाइज, आइटम वाइज, टॉपिक वाइज उसके अलग अलग स्टडी होनी चाहिए। एवरी रिपोर्ट शुड गो एज पर टॉपिक। हैव कंपैरेटिव स्टडी विद फिगर्स इन प्रीवियस ईयर्स। पहले साल में कैसा था, कौन सा ऑडिट रिमार्क आया था, कौन से ग्रेड मिला था, अभी बेटर है क्या, कुछ इंप्रूवमेंट है या और डिग्रेड हो चुका है। कंपैरेटिव स्टडी विद द प्रीवियस ईयर्स। सॉर्टिंग द डेटा एंड प्लेसिंग इट इन प्रॉपर प्लेस। मतलब जैसा मैंने बताया, ऑडिट का डेटा ऑडिट के साथ में होना चाहिए,
मिनट्स का डेटा मिनट्स के साथ होना चाहिए, रजिस्टर्स वाला रजिस्टर के साथ होना चाहिए, कलेक्शन रिलेटेड कलेक्शन के साथ होना चाहिए, मेंबरशिप का डेटा मेंबरशिप के साथ होना चाहिए। तो ये उसको कंफ्यूज और मिक्सअप नहीं करना चाहिए। The part 1 of the memo it contains the following information. ये एग्जाम में आया है ये ऑडिट मेमो के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन यू कैन सी नहीं आया, आई डोंट नो जितना आई हैव गॉन थ्रू ऑडिट मेमो के बारे में आया नहीं। वैसे हां वो स्कोप आया 10.2 आया, काफी बार आया कि वो स्कोप में आप जितना भी ऑडिट शुरू से किया वो सब स्कोप के अंदर ही आएगा, शुरू से लेके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से लेके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने तक का जो बीच का जितना भी पार्ट है, किसका किसको ऑडिट कर सकता है, कौन सा कैटेगरी है, किसको अलाउड है, कौन सा इसमें अलाउड नहीं है, क्या क्या उसको देखते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, दिस ऑल एवरीथिंग विल कम अंडर द स्कोप। The memo will contain name and address, registration number, membership, individuals, share capital, borrowings, audit classification in the last 3 years. Part 2 will contain about the remarks about the management and working of the society. ऊपर part 1 में general information of the society है, part 2 में audit report में management and remarks regarding management and working, कैसा society कैसा काम कर रहा है, day to day activities कैसा हो रहा है, that will contain in part 2। और उसका कैसा कैसा इम्प्रूवमेंट कैसा ला सकते हो, सजेशंस विल बी देयर, शेड्यूल्स बहुत सारे उसमें अटैच कर सकते हो, जैसे जैसे कोई वाउचर नहीं है, आपने देखा कुछ रजिस्टर बराबर मेंटेन नहीं हुआ है, कोई रजिस्टर है ही नहीं, ऑल दीस थिंग्स कैन बी वाउचर डाल के आप डाल सकते हो, रिमार्क्स डाल के आप वॉचिंग कर सकते हो। और जब खत्म हो जाता है तो यू गिव दिस सर्टिफाइड दैट दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी आई हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ द बुक्स, देखा है मैंने, रिकॉर्ड वगैरह एवरीथिंग इज अवेलेबल, सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ द इंफॉर्मेशन मैंने ओरली और तो दे भी दिया है, सो आई हैव कंप्लीटेड माय ऑडिट, एक ऑडिट का एक रिपोर्ट देके यू कंप्लीट द ऑडिट। और ऑडिटर विल ऑलवेज डिस्कस द ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमिटी बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट। कुछ मिस्टेक्स है, शायद उसके समझने में कभी कुछ मिस्टेक हुआ हो, या फिर ऐसा कोई है कि रजिस्टर उसने रिमार्क डाला हो, देखा नहीं हो, पर्टिकुलर रजिस्टर है बट उसने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई रजिस्टर बिना मांगे रिपोर्ट में लिख दिया कि ये रजिस्टर नहीं है। ऑल दी स्मॉल एरर्स कैन अपीयर, सो ही हैज टू ऑलवेज डिस्कस द ड्राफ्ट विद द कमिटी बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट। और ये रूल 69 जो देखा था, यू रिमेंबर ऑडिट रिलेटेड जो रूल है वो रूल नंबर 69 है ऑफ एमसीएस रूल्स। ऑडिट का सेक्शन कौन सा है? 81 और रूल 69, सेक्शन 81 रूल 69। अभी क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पेज 10.7 ऑडिट क्लासिफिकेशन। On completion of the auditor has to give audit classification of the society. ये सोसाइटी कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहा है। It is a good ranking। आपको वो जो रैंक करते हैं ना, कौन सा रैंक ABCD जो है उसके हिसाब से है, किस किस फैक्टर्स को लेकर के करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसा जनरल मैनेजमेंट है, प्रॉपर्ली सोसाइटी मैनेज है क्या, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है क्या। जनरल मेंटेनेंस, जनरल मेंटेनेंस एक बुक्स का मेंटेनेंस है, सेकंड वाला बुक्स। जनरल मेंटेनेंस इज डिफरेंट, बुक्स एंड रजिस्टर्स का मेंटेनेंस इज डिफरेंट। रिकवरी अगर है आपका तो प्रॉपर्ली रिकवर हुआ है क्या पैसा, या आपने लापरवाही से छोड़ दी। सोसाइटी का पैसा हमको मेंटेन करने के लिए चाहिए, मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर समय हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर किसी को कुछ दिया है तो इट इज समवेयर अफेक्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, ऐसा नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट के हिसाब से अगर वो सही तरीके से है क्या। इन केस ऑफ अर्बन बैंक्स, उसका ओवरड्यू का बारे में बताया है। 10% of the bank will be given audit A class, overdue up to 35% will be given B class। तो ये क्लासिफिकेशन कैटेगरीज है, ये कैटेगरी कैसा दिया जाता है, बी कैटेगरी कैसा, वो एक्चुअली आपको ऑडिट वाला जो लेक्चर है ना उसमें कैटेगराइजेशन शायद आएगा, कौन से कैटेगरी का कौन सा इसमें दिया है। ए बी सी डी 4 कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 60%
60% से ऊपर मिलेगा अगर सोसाइटी को सब कुछ सही है 6 आउट ऑफ 10, तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए। देन 45 to 60 is B, 30 to 45 is C, and less than 30 is D. अगर D में आता है फॉर ईयर्स, मतलब 2-3 साल के लिए अगर आता है तो नोटिस आ सकता है रजिस्ट्रार से टू द मैनेजिंग कमेटी। आप बताइए कि आपका सोसाइटी को लिक्विडेट क्यों नहीं करना चाहिए। लिक्विडेशन के लिए डी वाला काम आता है, लिक्विडेशन का जो चैप्टर है सभी, तो इमीडिएटली जो लिक्विडेट किया जाता है वो कैटेगरी डी वाला कैटेगरी को ही फर्स्ट नोटिस आता है। जो 3 साल से डी 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 करके आएगा उसको पहला नोटिस आएगा लिक्विडेशन। और ये मत समझिए कि लिक्विडेशन डायरेक्टली किया जाएगा, लिक्विडेशन के टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हियरिंग होता है, शो कॉज नोटिस आता है, फिर रेक्टिफाई करने के लिए आपको चांस दिया जाएगा, पैसा इंजेक्ट करके और ऑडिट आपका सही करने के सबसे आपको मौका दिया जाएगा। अंडरटेकिंग लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपने अंडरटेकिंग पूरा किया है क्या, उसके बाद में देन लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू होगा। ऑडिट 10.8 पेज पे आ जाइए। ऑडिट क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स द जनरल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट विल नॉट सैंक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सी एंड डी कैटेगरी। जो गवर्नमेंट जो एडेड सोसाइटीज है, जितने भी सोसाइटीज है, आप कभी भी देखोगे तो सबसे पहला एड देने से पहले उन लोग लिखते हैं कि कौन सा कैटेगरी का सोसाइटी, फिर ही नेक्स्ट स्टेज में जाता है। और सी और डी का रहता है तो सैंक्शन तो दूर की बात है, पेपर भी प्रोसेस नहीं होगा, डिस्बर्सल तो होगा ही नहीं, सैंक्शन भी नहीं होगा। अगर सी और डी का है तो पेपर भी नहीं जाएंगे, देखेंगे शुरू का जो फर्स्ट लेवल ऑफ रिजेक्शन है वो सी और डी अगर रहेगा तो आपका पेपर रिजेक्ट होगा, ए और बी को ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के हिसाब से। एक्सेप्ट अंडर द वो छोड़ दीजिए, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ ऑडिट, क्या क्या ऑडिट्स, डिफरेंट टाइप्स। ऑडिट मतलब क्या, ऑडिट मतलब क्या एक्चुअली करते हैं, वहां पे क्या करना चाहिए ऑडिटर। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू बी ऑडिटेड वंस इन अ ईयर, दिस इज नोन एज रेगुलर ऑडिट और एनुअल ऑडिट। It is to be taken either by government auditor or certified auditor. Government auditor in for Part 1, Group 1, and other auditors for Group 2. Second is internal audit. It is to be undertaken by an auditor appointed for the internal audit of the society. अभी सर ने पूछा कि ऑडिट कभी खत्म करना है, आपने पूछा ना, वो एक्सटर्नल ऑडिट है। The second part is internal audit. इंटरनल ऑडिट आपका 15 दिन इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको करना है तो आप इंटरनल ऑडिटर रखना भी मैंडेटरी नहीं है, करना भी नहीं है, बट चैप्टर में अभी तक स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है, तो वी विल हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू राइट। अभी जब इसको निकाल देंगे तो अलग बात है। देखिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसिंग सोसाइटी, नाउ दिस इज अगेन आई विल कम, दिस इज नॉट फॉर हाउसिंग सोसाइटी, तो फॉर बैंक्स एंड अदर थिंग्स जब तक इंटरनल ऑडिट हमारा 154 बी में तो आई नहीं, इट इज नॉट मेंशन दैट, बट इट इज मेंशन्ड इन एमसीएस एक्ट। तो एमसीएस एक्ट में है मतलब बाकी सोसाइटीज के लिए अभी भी लागू है वो, बाकी बैंक या एग्रीकल्चरल सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटी को करना ही है इंटरनल ऑडिट, उसके बिना आप एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं आएंगे। तो वो कभी तक करना है 15 मई, वो मई है, उसके बाद 31 जुलाई तक आपका एक्सटर्नल ऑडिट करेंगे। ऑल सोसाइटीज हाउसिंग में वो इंटरनल ऑडिट का दिया नहीं है, इसके लिए अब हमारे लिए नहीं है। ये जो है ना, आप 81 में देखोगे, 81 में देयर आर, इसमें ऐसा स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट करके दिया नहीं, बट हर सोसाइटी एक वर्ड दिया है रूल में कि आप इंटरनल ऑडिट 15 मई के पहले करो, तो उसका मतलब है कि करना है रूल में 69 में देखो आप।
है क्या? Third one is continuous and concurrent audit. It has to be continued with short intervals. देखिए ये गवर्नमेंट जो भी ऑडिटर्स देता है उनके लिए ज़्यादातर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ऑडिटर्स के, नॉर्मल ऑडिट सोसाइटीज के लिए नहीं है। जहाँ पे कंकरेंटली जैसा दूसरा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट चलता है उसके साथ में कंकरेंस में हमारा दूसरा भी एक ऑडिट साइड का जैसा बैंक्स वगैरह का होता है, एक कंकरेंट ऑडिट चलता है। यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में क्या क्या हो रहा है उसका एनालिसिस एक साथ में पूरा साल का करने से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा, या कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता है अंदर के अंदर। शॉर्ट टर्म वगैरह में होता है ना कि सुबह किसी को कैश दे दिया, शाम को वापस शेयर मार्केट से पैसा ले लिया, डाल दिया कैश, ये सब चलता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से लोग छोटे ऑडिट्स भी करते हैं, दे डू इवन कंकरेंट ऑडिट्स वेयर द वॉल्यूम्स आर वेरी बिग। ये कंकरेंट ऑडिट कभी होता है जहाँ पे वॉल्यूमिनस है, आपका ऑडिट करने का जो स्कोप है, जो वॉल्यूमिनस रहता है आपका, the workload being more than the number of branches being scattered, यहाँ वहाँ पे कोलेक्ट करना पड़ेगा डेटा, बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ से अलग ब्रांच से आपको कोऑर्डिनेट करके उसका डेटा लेना पड़ेगा। इन सच केसेस कंकरेंट ऑडिट्स आर डन। Re-audit, what is meant by re-audit? Re-audit is a repetition of audit done by of the same accounts. It can be taken at the instance of the society or financial institute or federal society if they feel that the original audit is not being disclosed, has not disclosed certain things which they suspect. Re-audit can be ordered by the department if there are complaints from the previous auditor. तो re-audit क्या है? सोसाइटी भी मांग सकती है, सो मोटो रजिस्ट्रार भी ले सकता है, या कंप्लेंट के हिसाब से भी आ सकता है। ऑडिट करने से पहले तो पूछेगा ना, कौन पूछेगा? काम देने से पहले वो पूछता है, समझाइए आपको बोले। काम देने से पहले वो पूछता है ना, सेक्रेटरी जो भी रहेगा। नहीं वो ठीक है, वो अगर वो नहीं पूछते हैं तो ये अलाउ है, उसको पूछना चाहिए। उसने बिना पूछे दे दिए, कर दिया, छूट गया, या फिर जानबूझ के चेयरमैन ट्रेजरर और बाकी कमेटी है, उसने सेक्रेटरी से अकेले से पूछ के कर लिया, हो सकता है ना ऐसा भी। नहीं, नॉर्मली इसमें कैसा होता है कि जो भी ऑडिटर रहते हैं वो जब आपको ऑडिट देता है तभी आपको साइन करने का रहता है ट्रेजरर को भी। तो जब तक ट्रेजरर कंफर्टेबल नहीं है ऑडिट से तब तक वो साइन नहीं करते हैं ना, तो ट्रेजरर के साथ में मिला हुआ होगा, हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे स्पेकुलेशन के हिसाब से बहुत सारा चीज हो सकता है, कभी कभी सेक्रेटरी और ट्रेजरर का साइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके हम लोग जनरली बोलते हैं ऑडिट रिलेटेड मैटर्स, अकाउंट्स रिलेटेड मैटर में दोनों का साइन चाहिए। ठीक है, इन्होंने चेयरमैन को साइड लाइन कर दिया, बाकी कमेटी मेंबर्स को साइड लाइन कर दिया, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने साइन कर दिया, फिर बाकी बाद में कमेटी को मालूम पड़ा कि नहीं ये कुछ सही नहीं है, तो कंप्लेंट हो सकता है ना। तो उस केसेस उस इंस्टेंस में भी बताएगा। तो मुझे चाहिए ऑडिट में आएंगे हम लोग, कॉस्ट में आएंगे, पीछे है। अगर आप हमने मेंबर्स ने कंप्लेंट किया और ऑडिट हुआ तो मेंबर्स को पैसा देके ही कंप्लेंट करना पड़ेगा। ऑडिट का फीस जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनको ही देना पड़ेगा। अगर उनके फेवर में आया तो जिसके अगेंस्ट में गया उससे रिकवर करके इनको देंगे। तो हर समय ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा ये क्या है कि लेफ्ट राइट सेंटर सब लोग फिर ऑडिट करने के लिए, री ऑडिट वगैरह करने के लिए बताएंगे। पर्सनल वेंजेंस भी होता है ना बहुत सारा जगह, तो वो देखिए कल कर दो, परसों कर दो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो करेंगे हम लोग ऑडिट, बट ऑडिटर का फीस, रजिस्ट्रार का फीस, बाकी का कोर्ट फी वगैरह भरो, हमारे पास दे दो, हम लोग करेंगे। उसके लिए भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, 150 मेंबर जाके करेंगे तो ही होगा। ऐसे कोई भी जाके दो आदमी जाके बोलेगा हमको चाहिए ऑडिट करो, री ऑडिट करो, वो सब नहीं हो। तो इट हैज टू बी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मनी डिपॉजिटेड, जनरली री ऑडिट कैन हैपन। एंड अगर उसमें पाया गया तो फिर पैसा आपका मिल जाएगा, और जिसने गलती किया उससे रिकवर होगा, वो रिकवर पीछे आएगा 84, 85, 88 में सब आएगा।
तो री ऑडिट इज व्हाट व्हेन 3 टाइप्स। वन इज अगर सही तरीके से पुराने ऑडिटर ने बोला, मेंबर ने कंप्लेंट किया, या सो मोटो रजिस्ट्रार ने देखा अगर ऑडिटर सही ऑडिट में कुछ गलती है तो भी वो कैटेगरी से भी कभी कभी समझ में आता है, सी कैटेगरी आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, तो भी वो जाके ऑडिट वापस री ऑडिट करा सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट इज लिमिटेड टू कोई ट्रांजैक्शन के हिसाब से है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है कॉस्टिंग के हिसाब से, कुछ पर्टिकुलर अभी अब उसमें दिया रहेगा लिफ्ट खरीदने के लिए 80 लाख, बट इधर कॉस्टिंग लिफ्ट का कॉस्ट ही 50 लाख रुपये है, तो उसका ऑडिट री ऑडिट के लिए वापस कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से वो देख सकते हैं। टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, तो ऑडिटर विल नॉट डू टैक्स ऑडिट, बट यू विल सी दैट वेदर टैक्स ऑडिट हैज बीन डन। वो जो सोसाइटीज में टैक्स ऑडिट के अंदर आता है पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में टैक्स ऑडिट लागू होता है अमाउंट आपका टर्नओवर के हिसाब से, तो उसके अंदर अगर आप आते हो तो अगर ऑडिटर विल सी वेदर दी सोसाइटी हैज कंडक्टेड और वेदर दे आर पेड रिटर्न्स टैक्स ऑडिट करके प्रॉपर्ली किया है। टेस्ट ऑडिट इज कंसिडर्ड बाय सुपीरियर ऑडिटर टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द क्वालिटी। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जूनियर ऑडिटर लिखा है ना, जूनियर और सीनियर ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑडिटर अगर कभी कुछ करता है और सैंपल कभी-कभी इन लोग निकालता है जनरली कि एक उनको भी रिपोर्ट देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि सही तरीके से मेरा जो जोन के अंदर जितना भी आया है वो जोन में प्रॉपर्ली मैं देखभाल कर रहा हूँ, तो आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द सोसाइटीज। तो सैंपल में निकाल के अगर वो बोल सकते हैं कि नहीं ये 2 सोसाइटीज का आपके तरफ से करो, ताकि वी आल्सो नीड टू गिव अ रिपोर्ट दैट आई हैव री ऑडिटेड और वेरीफाइड सीनियर हैज गॉन एंड सी कि ऑडिट बराबर से हुआ है। मेरा डिपार्टमेंट का आदमी जाके एक बार उसको देख के वेरीफाई कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का ऑडिट अलग होता है, जहाँ पे देयर इज अ फ्लाइंग स्क्वाड, मतलब एक किसी का कंप्लेंट या ऐसा कुछ की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोग ऐसा रैंडमली घूमता रहता है। जैसा आपका वो बीएमसी वाला सब आता है ना, दूसरा ऑल्सो फ्लाइंग स्क्वाड ओनली। फ्लाइंग मतलब उड़ते रहने वाले लोग, मार्केट में उड़ रहा है, किधर बिखरे हुए हैं और अचानक से आपके पास आ जाएंगे, बोलूँगा आपका ऑडिट दे दो, मेरे दिखाओ, आपका ये बुक दिखा दो, वो बुक आपका मेंटेन नहीं कर दिखाओ। ये जनरली कंप्लेंट के हिसाब से ही होता है, जो हर सोसाइटी में तो घुसते नहीं है, जनरली कंप्लेंट के हिसाब से होता है। अगर किसी ने कंप्लेंट किया या कहीं से और से दूसरा डिपार्टमेंट से इनको कोई कंप्लेंट आया या इनकम टैक्स वाले ने या कोई और डिपार्टमेंट वाले ने इनको बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है जाके देखो, तो दे कैन कम। और ये डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही आ सकता है। दिस इज अपॉइंटेड टू द डीजीआर ऑफिस। वो डीजीआर ऑफिस वाला ही अपॉइंट कर सकता है फ्लाइंग स्क्वाड, इट कैन नॉट कम फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ से नहीं होता, इट इज डन बाय द डीजीआर जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस। ठीक है, तो these are the different types of audits। क्या क्या ऑडिट हो सकता है, ये इसके ऊपर शायद क्वेश्चंस आया हुआ है, मैंने देखा है टाइप्स ऑफ ऑडिट्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बुलेट पॉइंट लिख के आप एलाबोरेट कर सकते हो। कुछ डाउट है इसमें? ऑडिट में आया है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना 10 मार्क का है, 7 मार्क, 7 मार्क। अच्छा, एवढ्यासाठी सांगतो की ही बिस्किट्स आहेत ना, कोणी दिले त्याने सांगितलं माझं नाव सांगू नका, पण आपल्यापैकी स्टुडंट्सने दिलेले आहे, नाहीतर प्रत्येक वेळेला बिस्किट नाही पेढे पण द्या ना। तर कोणालाही आणायचा अधिकार आहे, कोणी घेऊन येऊ शकतो। जिसने भी दिया है उसको मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगले टाइम पेड़ा भी दे रहा ऐसा लगता है, तो आप इंग्लिश आर्टिकल ले लो। जिसका मन इतना अच्छा है, इतने अच्छे चीजें आ रहे हैं, भावना आ रहे हैं, तो शुरुआत कैसे होना चाहिए? मेरा चीज ना ये क्या है ना सर, ये कोऑपरेटिव लॉ जो है ना, वो मेरे हिसाब से मैंने जितने भी डिफरेंट तरीके के लॉ पढ़े हैं, मेरे लिए नहीं है, बट बाकी सामने वालों के लिए सबसे बोरिंग सबसे बोरिंग जितने भी आपने पढ़े होंगे, सबसे बोरिंग।
और इसको इंटरेस्टिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अकॉर्डिंग टू मी मैं अभी 1-1.5 साल से आपके यहाँ पर देख रहा हूँ जो क्योंकि आपने जो सिखाया मैक्सिमम ब्यूटीफुल व्हेरी नाइस थिंग ऐसा चीज हो गया है सर आपने प्लस इजीली कोई ये हैमर किया है कभी भी कुछ भी होएगा आपका वो बाधा याद आएगा एग्जाम्पल आएगा अभ्यंकर साहेब याच्यानंतर आपला हाऊसिंग मॅनेजमेंट कोर्स सुरू होणार आहे जो आम्ही मे मध्ये म्हटलं तो होईल जून मध्ये जाईल त्याच्यामध्ये तुम्ही याचा जो का ऍडमिशन कोर्स म्हणजे येतील त्याला अनुभव येईल की खऱ्या अर्थाने कशा प्रकारचं हे आहे ते आणि हे 2 कोर्स केल्याच्या नंतर ते काहीतरी कळतं ह्या फील्डमधलं इथे फक्त एक्झाम ओरिएंटेडच आहे पण इथे प्रॅक्टिकल तुम्ही हाऊसिंग सोसायटीची कामं कशा प्रकारे आणि दुसरी एक सर्वांना सांगून ठेवतो की आम्ही हाऊसिंगच्या बाबतीत तिथे कोणाचे काही प्रश्न किंवा कोणतीही कामं असतील तर माझ्यापर्यंत आणा तुम्हाला मी ते कशा प्रकारे म्हणजे सरांचं पण मी मार्गदर्शन घेणार आहे आणि कोणाच्या काही केसेस वगैरे असतील तर त्या आपण हे करू त्याच्यामध्ये तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा मी तुमच्याशी डिटेलमध्ये बोलेन आपल्या मॅडम म्हणत ॲडव्होकेट वगैरे सर या ॲडव्होकेट प्रॅक्टिसिंग संजीवनी जाधव तर अशा प्रकारच्या आपल्या लोकांना कोणाला काही कामं करायची असतील त्यातून तुम्हालाही कामं करण्याची संधी मिळेल समजा दुसऱ्याने कोणी तुम्हाला काही एखादं काम आणली एखादी केस तर आता तुम्हाला ती हँडल करता येणार नाही पण ते आमच्यापर्यंत आणले की आम्ही सुद्धा तुम्हाला त्याच्यात इन्व्हॉल्व करून घेऊ आणि असे असे ह्या फील्डमध्ये तुम्हीही काहीतरी काम करू शकाल केवळ हे सर्टिफिकेट घेऊन परीक्षा देऊन घरी बसायचं नाहीये हा आपला जो ग्रुप झालाय ना हा कायमचा एकत्र राहून बरीच कामं एकमेकाशी येतात प्रत्येकाला ह्या व्यवसायात यायचं आहे हे लक्षात ठेवा ओके आणि आमचं सहकार्य असतं सरांचं पण सहकार्य हवं पास तो जो एग्जामिनर करेक्ट करेगा त्यांचं सहकार्य तुम्हाला माझा नाही. त्याचं सहकार्य तुम्हाला मिळवून द्यायचं काय झालं? बाई? बाई गेट.